नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके समक्ष जब भी आते हैं कुछ इन्फॉर्मेटिव लेकर आते हैं। इसी संदर्भ में आपके समक्ष आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं के संबंध में नित्य प्राय नई वीडियोज़ और कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके समक्ष प्रस्तुत होती रही हैं। पिछले कुछ समय से हम आरपीएससी के सिलेबस को कवर कर रहे हैं। सिलेबस में हमने जाना कहानियाँ लगभग सारी जान ली है। उपन्यास हमने शुरू कर दिया है जिसका नाम है गोदान, और जल्द ही हम एक उपन्यास और शुरू करने वाले हैं। परंतु एक वीडियो श्रृंखला आपके समक्ष शुरू की है, वो है गजानन माधव मुक्तिबोध जी का लिखा हुआ एक काव्यात्मक आख्यान है। आख्यान इसीलिए है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें भरी हुई हैं और बहुत सारे मन के अंतर्द्वंद, बहुत सारे भाव, बहुत सारे बिंब बने हुए हैं। तो वो है अंधेरे में। तो हमने पिछली वीडियो में एक लाइव सेशन में जाना अंधेरे में का पहला दृश्य, मतलब पहला भाग में हमने जाना था कि कवि ने हमको 3 दृश्य बता दिए हैं, है ना? और लास्ट दृश्य हमारा जो चल रहा था वो था, एक व्यक्ति जेल में बंद रहता है और उसे कुछ आहट सुनाई देती है। ऐसा लगता है कि जेल में कोई आया है या फिर कोई बोल रहा है ना? तो आइए किस प्रकार की और कवि को अंतर्भावनाएं परेशान करती है वो हम जानते हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। तो पिछली वीडियो में हम जान रहे थे कि कवि को ऐसा लग रहा है कमरे में सूनापन है और ध्वनियों के बुलबुले उठ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कुछ कहना चाह रहे हैं, कोई कुछ कहना चाह रहा है लेकिन कोई कुछ कह नहीं पा रहा है। ठीक है। सूनापन सिहरा अंधेरे में ध्वनियों के बुलबुले उभरे, शून्य के मुख पर सलवटे स्वर की, शून्य के मुख पर सलवटे स्वर की, मेरे ही उर पर धसती हुई सिर छटपटा रही है शब्दों की लहरें, मीठी है दुस्सह है। अरे हाँ, साकल ही रह रहे बज उठती है द्वार पर। कहने का मतलब है मेरे अंदर के मन के जो उद्गार हैं वो रह रहकर बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। और जो एक दृश्य बिंब कवि ने खड़ा किया है वो ऐसा है कि कोई व्यक्ति जेल में है और उसकी सांकलें बज रही है, तो रह रहकर सांकल ही बज रही है और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई कुछ बोलना चाह रहा है या फिर कोई कुछ ध्वनि जो है हमारे समक्ष आ रही है ना? तो कवि कह रहे हैं कि सांकल ही और कुछ नहीं है ना? यहाँ पे ये क्लियर हो जाता है। अब दृश्य में कुछ और बदलाव आता है। ठीक है। कोई आगे देखिए, कोई मेरी बात पर मुझे बताने के लिए बुलाता है हृदय को सहलाता, मानो किसी जटिल प्रसंग में सहसा ओठों पर होंठ रख कोई सच सच बात सीधे सीधे कहने को तरफ जाए और फिर वही बात सुनकर धस जाए मेरा जी। इस तरह सांकल ही रह रहे बजती है द्वार पर। यानी कि कोई मेरे अंदर की बात मुझे कहना चाह रहा है और वो बात ऐसी है जिसको सुन करके मेरा मन बिल्कुल इसी प्रकार से धस जाएगा, इसी प्रकार से अडिग रह जाएगा। यानी कि स्तब्धित रह जाऊंगा मैं। अब स्तब्धित कब रहता है आदमी? जब अपने मन की बिल्कुल कठोर सच्चाई सुन लेता है तब, है ना? आगे देखिए, आधी रात इतने अंधेरे में कौन आया मिलने, विमन प्रतीक्षुर कुहरे में घिरा हुआ द्युतमय मुख, मेरा वह प्रेम भरा चेहरा, भोला भाला भाव पहचानता हूं बाहर जो खड़ा है। अब देखिए, कोई आकृति उनके सामने हुई, कैसी हुई? विद्युत में, यानी एकदम जगमगाती हुई तेजोमय आकृति उनके सामने आई आधी रात को अंधेरे में। और कोहरे में, घने कोहरे में, मतलब सर्दियों के दिन में बिल्कुल घनी गहरी रात है और एक बिजली की तरह चमचमाती हुई एक आकृति उनके सामने आई और वो कह रहे हैं कि इसको मैं जानता हूं, ये भोला भाला भाव है। आगे देखिए क्या क्या कहते हैं उसके बारे में। यह वही व्यक्ति है, जी हाँ, जो तिलस्मी खोह में दिया था, अवसर अनवसर प्रकट जो होता रहता था मेरी असुविधाओं का तनिक ने ख्याल कर, जहां जिस समय उपस्थित हो, चाहे जिस रूप में चाहे, प्रतीकों में प्रस्तुत इशारे में बताता समझाता रहता, हृदय को देता है बिजलियों के झटके। अरे उसके चेहरे पर खिलती है सुबह, गालों पर चट्टानी चमक, पठार की आंखों में किरणली शांति की लहरें, उसे देख प्यार उमड़ता है, अनायास लगता है दरवाजा खोलकर बाहों में कस लूं, हृदय में भर लूं, हृदय में रख लूं, घुल जाऊं, मिल जाऊं लिपट कर उससे, परंतु भयानक खड्डे में अंधेरे में आहत और छत विछद मैं पड़ा हुआ, शक्ति ही नहीं है कि उठ सकूं जरा भी। कहने का समझिए आप कि कवि कह रहे हैं कि कोई मुझसे मिलने आया है और मैं उससे इतना प्रेम करना चाह रहा हूं कि उससे बाहों में भर लूं और उसको हमेशा के लिए अपने में समाहित कर लूं और बिजली के
हृदय की तरह वो झटका देता है। मतलब क्या है कि कवि के मन के जो भाव हैं, जो दबे हुए भाव हैं, हम कहते हैं कि दबे हुए भाव सपने में आ जाते हैं, तो ये समझ लीजिए कवि के दबे हुए भाव और बिंबों के रूप में यहाँ पे कवि ने प्रस्तुत किए हैं। तो दबे हुए भाव ऐसे हैं कि समाज से जो उनको उकतावट सा एक हो गया है कि ये गलत है, ये गलत है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है। इस तरह की जो भावनाएं हैं वो उनके मन में एक आकार लेती जा रही है और वो आकार उनके सामने खड़ा हुआ है। कवि कह रहे हैं कि मैं इसको भावों में भर लूं, यानी कि जो चीज हमारा जो सपना होता है हम उसे बाहों में भरने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे भर नहीं पाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें इतना साहस नहीं होता है ना कि हम समाज में परिवर्तन कर दें। तो कभी यही कह रहे हैं कि मैं समाज में परिवर्तन करना चाह रहा हूं, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। मैं सक्षम नहीं हो पा रहा हूं कि मैं समक्ष टिक जाऊं उस सपने के, उस व्यक्ति के जो अपना मन का अंतर्द्वंद है, जो सच्चाई है, कठोर सच्चाई है, मेरे के मंदिर के भाव है। ठीक है, मन मंदिर के जो भाव हैं वो बिल्कुल मेरे सामने उपस्थित है, लेकिन मैं उससे मिल लूं, यानी कि अपने आप को समर्पित कर दूं अपने भावों के, ऐसा नहीं हो पा रहा है। ठीक है, आगे देखिए। यह भी तो सही है कि कमजोरियों से ही लगाव है मुझको। सही बात है, कमजोरियों से लगाव है, मतलब कि हमारी जो कमजोरियां होती है हम उसी से लगाव रखते हैं ना। आगे देखिए, कमजोरियों से अगर हम डरते हैं, सॉरी, हम अगर कुछ बड़ा करने से डरते हैं तो हम कमजोरियों का पल्लू पकड़ के रहते हैं। तो वही कवि कह रहे हैं कि कमजोरियों का पल्लू पकड़ के रह रखा हूं मैं नहीं कह रहा हूं, ये कविता कह रही है ना। कतराता रहता डरता हूं उससे बिठा देता है तुंग शिखर के खतरनाक खुरदरे कगार तट पर। सोचनीय स्थिति में ही छोड़ देता है मुझको। कहता है पार करो पर्वत संधि के गहर रस्सी के पुल पर चलकर शिखर दूर उस शिखर कगार पर स्वयं पहुंचो। अरे भाई, मुझे नहीं चाहिए शिखरों की यात्रा ना। देखिए क्या है कि हमारे मन के जो संघर्ष हैं वो कहते हैं कि आप अकेले पार करो, बिना कोई सहारे, बिना किसी की मदद के आप अकेले संघर्ष करो। जब हमें लक्ष्य की ओर जाना होता है तो हमें अकेले ही संघर्ष करना होता है। हमारे मन की अंदर की मोटिवेशन यही बोलती है कि आप अकेले चलो, बिल्कुल अकेले चलो। और आपके अगर कोई सच्चे गुरु हैं तो वो भी यही कहते होंगे कि आप बिल्कुल किसी का सहारा मत लो, आप अकेले चलो, सहारा लो जब जरूरत पड़ती है, लेकिन आप अपने ऊपर विश्वास रखो। वही कह रहे हैं कि वो मेरे मन के अंदर भाव ये कहते हैं कि आप अकेले चलो, लक्ष्य को प्राप्त करना है तो आप अकेले बढ़ो, समाज में परिवर्तन लाना है तो अकेले करो, किसी के भरोसे मत रहो, किसी के सहारे मत रहो। ठीक है, आगे देखिए। अरे भाई, मुझे नहीं चाहिए शिखरों की यात्रा। अब डरता है ना, कभी समाज से डरता है, शिखरों की यात्रा, मुझे डर लगता है ऊंचाइयों से। वही बात आ गई ना, ऊंचाइयों का मतलब है कि परिवर्तन, जब ऊपर चले जाएंगे हम छोटे लेवल से तो परिवर्तन आ जाएगा। और परिवर्तन के बाद में आपने एक मूवी देखी होगी जिसका नाम है घातक, तो उसमें ऐसा खौफ बना रहता है और एक डर बना रहता है। तो वो डर से सभी डरते हैं कि हम क्या करें, क्या नहीं करें, क्या करें, क्या नहीं करें, लेकिन कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालता है। वही बात आ रही है। तो जब कुछ अच्छा करना चाह रहा है तो उसको सब रोकते हैं। तो वही कह रहा है कभी, मेरे मन का अंतर्द्वंद मुझे कहता है कि आगे बढ़, लेकिन मैं नहीं बढ़ूंगा ना। अपने मन के अंतर्द्वंद की बात चल रही है। ठीक है, आगे देखिए। मुझे डर लगता है ऊंचाइयों से, बजने दो साकल, उठने दो अंधेरों में ध्वनियों के बुलबुले। वह जन वैसे ही आप चला जाएगा, आया था जैसा, खड्डे के अंधेरों में पड़ा रहूंगा। पीड़ाएं समेटे क्या करूं, क्या नहीं करूं, मुझे बताओ। तम शून्य में तैरती है जगत, समीक्षा हुई कि हुई उसकी सह नहीं सकता। सोम महान उसका तन अंतराल में रह नहीं सकता। कहने का मतलब है कि मैं क्या करूं, कर भी नहीं पा रहा हूं लेकिन रह भी नहीं पा रहा हूं। परिवर्तन हमारे अंदर एक बार छोटी सुराग भी जन्म ले लेगी तो हमको ऐसा लगता है कि हमको करना चाहिए। यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, अंदर से मोटिवेशन आता रहेगा। लेकिन बाहर की जो बाहरी तत्व है, जो कमजोरियां हैं हमारी, वो हमें करती रहेगी कि नहीं आपको ये नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाओगे, वगैरह वगैरह, लेकिन करना है। यस आई कैन डू इट। वही कह रहे हैं कि क्यों, मुझे कोई बताओ मुझे क्या करना है। आपको बताने के लिए आपके गुरु मिल जाते हैं समय पे, है ना। लेकिन वहां पे लेखक को, कवि को अपना कोई गुरु नहीं मिल रहा है, वो अंतर्द्वंद में सिमट कर ही रह रहे हैं। आगे देखिए। अंधियारे मुझ में द्युति आकृति सा। हाँ, एक बात और थी कि कवि कह रहे थे कि अपने आप चले जाएंगे, यानी कि भाव हमारे मन में, मौका आता है हमको जीवन में, एक मौका आता है बड़ा करने का, तो वो मौका हमें थोड़ी देर के लिए आता है, वो मौका चले जाएगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप इस बात को अपने ऊपर अप्लाई करते जाइएगा, पूरी तरह आपको कविता बिल्कुल समझ में आती जाएगी। ठीक है, ये मूल इसमें यही है। ठीक है, और जब इसको पूरे को एनालिसिस करके देखेंगे तब समझ में आएगा इसके बारे में जो बातें हैं ना। ठीक है,
लेकिन अगर कई लाइन का कोई अर्थ आ जाए, लाइन से क्या कहना चाह रहे हैं, किस प्रकार का बिंब है, तो आप बता सकते हो। और आपके अगर पीजी में है ये, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, अंधियारे मुझ में अंधियारे मुझ में द्युत आकृति सा भविष्य का नक्शा दिया हुआ उसका सह नहीं सकता, नहीं नहीं नहीं, उसको छोड़ नहीं सकूंगा, सहना पड़े मुझको चाहे जो भले। कहने का मतलब ये है, अब आदमी जब कोई अच्छे सपने को छोड़ने की बात आती है तो अच्छे सपने को छोड़ने नहीं चाहते हैं, ठीक है, तो वही कह रहे हैं मैं छोड़ दूंगा नहीं। कमजोर घुटनों को बार बार मसल लड़खड़ाता हूं मैं, कमजोर घुटनों को बार बार मसल लड़खड़ाता हूं मैं, उठता हूं दरवाजा खोलने चेहरे के रक्त हीन विचित्र शून्य को गहरे पहुंचता हूं, हाथ से अपने चेहरे को पोंछता हूं, मतलब दौड़ते दौड़ते किसी को लड़ाई करते करते लहूलुहान हो जाता है तो पहुंचता हूं अंधेरे के और टोर्च टटोर टटोर टटोल टटोल कर, अंधेरे के और छोर टटोल टटोल कर बढ़ता हूं आगे, पैरों से महसूस करता हूं धरती का फैलाव, हाथों से महसूस करता हूं दुनिया मस्तक अनुभव करता है आकाश, दिल में तड़पता है अंधेरियों का, दिल में तड़पता है अंधेरे का अंदाज, आंखें ये तथ्य को सूंघती सी लगती, केवल शक्ति है स्पर्श की गहरी, आत्मा में भीषण सचेत वेदना जल उठती है दहकती विचारों को, हो गया विवरण सहचर, आगे बढ़ता हूं आगे, चलता हूं संभल कर द्वार टटोल कर। अब कवि ने निश्चय कर लिया कि मैं आगे बढ़ूंगा, अब क्या क्या विपदाएं आएंगी आप आगे देख लीजिएगा। तो क्या क्या विपदाएं आने के बारे में क्या क्या कह दिया है कवि ने, ये भी सुन लीजिए। मेरे घुटने कमजोर हो गए चलते चलते, मुझे नकारात्मक प्रेरणाएं आ रही है घुटनों से, लेकिन फिर भी मैं उनको मसल कर चल रहा हूं, यानी कि कुछ छोटी मोटी बातें हैं जो आ रही है लेकिन मैं उनको इग्नोर कर रहा हूं, ठीक है, सही संभल कर चल रहा हूं, पैरों में महसूस करता हूं धरती का फैलाव, पैरों को धरती का फैलाव बना रहा हूं, मतलब मेरे पैर इतने बड़े हैं कि आपने वो सुना होगा ना, वामन अवतार, तो 3 पैरों में हो गया पूरा धरती का फैलाव, वही बात है। हाथों से महसूस करता हूं दुनिया, हाथों में हुनर है ना, दुनिया पूरी अपने हाथों में समझ लीजिए आप। मस्तिष्क अनुभव करता है आकाश, यानी कि हमारे मस्तिष्क में पूरे आकाश की जितनी सारे ज्ञान की मात्राएं समा सकती है अगर हम चाहें तो, कोई ऐसी चीज नहीं है, आप सिर्फ इतना विचार करें कि यस आई कैन डू इट, बस। दिल में तड़पता है अंधेरे का अंदाज, आंखों में तथ्य को सूंघती सी लगती केवल शक्ति, यानी दिल में क्या है, मेरे मन में ऐसा लग रहा है अंधेरे में भी मैं उजाला भर सकता हूं, ठीक है, आंखों में तथ्य को सूंघती, मतलब मेरी आंखें ऐसी सीधी जाती है कि मैं जो चीज है, जो होना चाह रही है, जो चीज छुपी हुई है वो भी मैं देख लेता हूं, ठीक है, केवल शक्ति है स्पर्श की गहरी, और स्पर्श हाथों का इतना है कि जो आप एक सीरियल देखे होंगे, कभी आपने कभी देखा होगा, सीआईडी सुना भी होगा, तो उनकी आंखें इस प्रकार से चलती है और इस प्रकार से उनके हाथ चलते हैं, कुछ न कुछ चलते चलते महसूस हो जाता है, तुरंत पता चल जाता है, वैसे ही कवि कह रहे हैं, ठीक है। बढ़ता हुआ आगे, अब कवि ने निश्चय कर लिया कि मैं आगे बढ़ रहा हूं, संभल कर चलूंगा द्वार टटोल कर, जंग खाई हुई जमी हुई जबरन सिकटी हुई सिटकनी हिलाकर, सिटकनी मतलब कुंडी ना, कुंडी हिलाकर, जंग खाई हुई जबरन सिटकनी हिलाकर जोर लगा दरवाजा खोलता हूं झांकता हूं बाहर, यानी कि अब मैंने निश्चय कर लिया कि अब मैं देखूंगा, अब दुनिया में एक बार बाहर निकला अपनी खोज के लिए, अपने सपनों को सच करने के लिए, ठीक है, क्या आया देखिए राह में, सूनी है राह अजीब है फैलाव, सर्द अंधेरा ढीली आंखों में देखते हैं विश्व उदास तारे, यानी कि अंधेरा है चारों तरफ, शून्य शून्य वातावरण है, यानी कि चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है, दिख नहीं रही है कहीं भी सफलता का कोई रास्ता नहीं है, हर बारे में सोचता, हर बार अफसोस, हर बार फिक्र के कारण बड़े हुए दर्द का मानो दूर वहां वह दूर अंधियारा देता पीपल देता पहरा, हवाओं की निस्संद लहरों में कांपता, कुत्तों की दूर दूर तक अलग अलग आवाजें टकराती रहती, सियारों की ध्वनि सी कांपती है दूरियां, गूंजते हैं फासले बाहर, कोई नहीं बाहर। देखिए रात का दृश्य सुन लीजिए आप एक बार, कुत्ते भूंक रहे हैं और ध्वनियां आपस में, सियारों की ध्वनियां टकरा रही, इस प्रकार होता है ना, कुत्तों की आवाजें, अगर आप सुनसान रात में जाएंगे कहीं दूसरे शहर में जाएंगे, सियारों की आवाजें आ रही है, कहीं गांव में जाएंगे कुत्तों की आवाजें आपस में टकरा रही है, और ऐसा लग रहा है कि दर्द बढ़ता हुआ ही जा रहा है, दूर कैसे चलूं, बार बार फिक्र बढ़ रही है कि क्या होगा, अकेले कैसे चलूं, है ना। कहने का मतलब जब हम कोई भी मार्ग ढूंढते हैं नया तो उसमें कठिनाइयां आती है, किस प्रकार की कठिनाइयां आती है, कुछ डर भी आते हैं, कुछ बाधाएं भी आती है, कुछ पहाड़ भी आते हैं, कुछ कंकड़ भी आते हैं, कुछ पत्थर भी आते हैं, है ना, कुछ पानी भी आ जाता है, कोई समुद्र भी आ जाता है, कभी आग भी आ जाती है, इस प्रकार की विपदाएं आती है, तो कभी यही बता रहे हैं कि इस प्रकार की विपदाएं आ रही है मैं जब चल रहा हूं, तो ये सारी विपदाएं एक से एक प्रतीक है, इस प्रकार की विपदाएं आ रही है जब मैं नया विचार सोच रहा हूं,
तो फिर भी मैं चलूंगा, बाहर कोई नहीं है, मतलब कोई नहीं है मेरा साथ देने वाला, लेकिन फिर भी मैं चलूंगा आगे तक। इतने में अंधियारे सूने में कोई चीख गया। अब दूसरा दृश्य शुरू हो रहा है, ध्यान रखिए। इतने में अंधियारे सूने में कोई चीख गया, रात का पक्षी कहता है, वह चला गया, वह नहीं आएगा, आएगा ही नहीं, अब तेरे द्वार पर वह निकल गया, गांव में शहर में उसको तू खोज, अब उसको तू शोध कर, वह तेरी पूर्णतम परम अभिव्यक्ति, तू शिष्य है यद्यपि पलातक, वह तेरा ही गुरु है, गुरु है, गुरु है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम कोई काम बड़ा करने की सोचते हैं, देखिए इसको अपने मोटिवेशन में लीजिए आप। कभी यहाँ ये कह रहे हैं कि मेरे अंदर की कोई भावना ऐसी थी जो मुझे प्रेरित कर रही थी, तो वो अचानक मुझे पता चला कि वो है नहीं है, मतलब कोई ऐसी अपनी एक शक्ति। आपने अगर महाभारत देखी है तो कर्ण और अर्जुन का जब युद्ध होता है तो कर्ण को अपनी एक शक्ति होती है जिसका विस्मरण हो जाता है, यानी भूल जाते हैं वो परशुराम जी के श्राप के कारण। तो वही ऐसा ही है कि कभी जब सोच रहे हैं चलने की राह में, कोई ऐसी चीज है जो उनसे खो गई है, कोई मुख्य काम आने वाली बात है जो उनसे फिसल गई है, और चेतावनी आई है कि ये आपके पास नहीं है, अब आप क्या करोगे, वापस लौट सकते हो अन्यथा नहीं, वह कोई चीज तो जी चली गई। ठीक है, आगे देखिए। समझ नहीं पाया कि चल रहा है स्वप्न या जागृति शुरू। यहां पे पॉइंट नोट करिए, अब ये हकीकत आ गई यहाँ, ठीक है, यहाँ पे बिंब नहीं है। कवि कह रहे हैं कि स्वप्न है या जागृति शुरू हो गई, यानी कि मैंने जो चीजें शुरू कर दी है वो जागृति है एक तरह से, लेकिन ये मेरा स्वप्न है, मैं इसको सचमुच में कर पाऊंगा, या जागृति मैंने आज जो शुरू कर दी है वो सचमुच में जागृति है कि मेरा स्वप्न ही है ना। आगे देखिए क्या होता है। अब दृश्य बदल गया है। दो दृश्य हमने इस वीडियो में जाने, जेल के दृश्य था, जेल से बाहर आकर के कभी नई चाल में चला, है ना, किसी सूने व्यक्ति के साथ में, और अब वो कह रहा है कि अब स्वप्न सा चल रहा है। अब देखिए आगे क्या हो रहा है। अब तीसरा दृश्य फिर आ गया। अब देखिए नया दृश्य शुरू हो रहा है। दिया जल रहा है, दिया जल रहा है, पीता लोक प्रसार में काक चल रहा है, आसपास फैली हुई आसपास फैली हुई जग जागृतियां, लगती है छपी हुई जड़ चित्राकृतियां, लगती है छपी हुई जड़ चित्राकृतियां सी अलग, वह दूर दूर निर्जीव, यह सिविल लाइंस है, अपने कमरे में यहां पड़ा हुआ हूं, आंखें खुली हुई, पीटे गए बालक सा मार खाया चेहरा, पीटे गए बालक सा मार खाया चेहरा, उदास इकहरा स्लेटी पट्टी पर खिंची गई तस्वीर, भूत जैसी आकृतियां, क्या मैं वही हूं, मैं ही हूं, क्या वह मैं हूं। अब देखिए ये हकीकत है। यहां पे कवि कह रहे हैं कि अब क्या दृश्य है, मैं क्या कर रहा हूं, मन में अंतर पड़े पड़े सोच रहा हूं, कभी अपने आप का दृश्य कैसा बता रहा है। दिया जल रहा है, पीतालोक प्रसार में काल चल रहा है, यानी कि पीले पीले रोशनी हो रही है चारों तरफ, पीली पीली लग रहे हैं सभी चीजें, पीला लोक लग रहा है, ऐसा लग रहा है ना। आसपास फैली हुई जग आकृतियां, यानी कि आसपास लोग चल रहे हैं, अपने अपने काम में बिजी हैं सब, ठीक है। लगती है छपी हुई है जड़ चित्राकृतियां, यानी कि आसपास के जो लोग अपना काम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सब जड़ मूर्ति है, कुछ नहीं है, सब व्यर्थ है संसार में, कवि ऐसा कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो दूर अलग अलग दूर दूर निर्जीव, यानी कि सभी अलग अलग दूर दूर है, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है, ये निर्जीव है मेरे लिए, है ना। हालांकि सजीव है, लेकिन सजीव को भी निर्जीव मान लिया आपने, निर्जीव में सरजीव माना होगा, यहाँ पे सजीव में निर्जीव मान लिया कवि ने। अब आप कहेंगे कि ये जो है अलंकार किस प्रकार का है, आगे देखिए। ये सिविल लाइंस है, कभी सिविल लाइंस में रहते हैं, मैं अपने कमरे में यहां पड़ा हुआ हूं। सिविल लाइंस का मतलब है कवि के जो पिताजी थे वो पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे, ठीक है, तो वो सिविल लाइन में रहते थे। सिविल लाइंस में जब रहते थे तो वो ये कह रहे हैं कि मैं सिविल लाइन में हूं, यहां पड़ा हुआ हूं, आंखें खुली हुई है, और ऐसा लग रहा है कि कोई मार खाकर, जो बालक को किसी ने पीट दिया हो, अपने मन से क्रुद्ध बैठा हुआ हो, सो रहा हो, उसकी तरह मैं अकेला हूं, इकहरा मतलब अकेला, अपने आप में अकेला हूं। स्लेटी पट्टी पर खिंची हुई तस्वीरें, मैंने कुछ आकृतियां बना रखी है, भूत जैसी आकृतियां हैं, इस प्रकार की है, क्या मैं वही हूं, यानी कि जो सारी चीजें चल रही थी, जो विमरण चल रहा था, क्या मेरा अपना है, ये सारी चीजें जो है वो मेरी अपनी है, क्या मेरे अंतर्मन का ये भाव है। कभी ये कंफ्यूजन में है कि क्या मैं, अब ये जो चीजें हैं क्या मेरी ही है, क्या मेरे ही विचार मार्क्सवादी है, क्या मेरे ही विचार अम्बेडकरवादी है, क्या मेरे ही विचार लेनिनवादी है, क्या
फ्रायडवादी जो भी है सभी मैं ही हूं क्या, है ना। आगे देखिए, रात के दो हैं दूर दूर जंगल में सियारों का हो, रात के दो हैं दूर दूर जंगल में सियारों का हो, पास पास आती हुई गहराती गूंजती किसी रेलगाड़ी के पहियों की आवाज, किसी अनपेक्षित असंभव घटना का भयानक संदेश। अचेतन प्रतीक्षा, कहीं कोई रेल एक्सीडेंट न हो जाए, चिंता के गणित अंक आसमानी स्लेट पट्टी पर चमकते खिड़की में दिखते। हाय हाय टॉलस्टॉय, कैसे मुझे दिख गए सितारों के बीच घूमते व रुकते पृथ्वी को देखते। टॉलस्टॉय का नाम सुना है आपने? पाश्चात्य दार्शनिक थे टॉलस्टॉय। तो टॉलस्टॉय से ये प्रभावित थे, है ना। तो वो कह रहे हैं कि टॉलस्टॉय मुझे दिख गए कैसे नजारों में, कि रात में दूर दूर तक जंगल है, सियारों की गूंज हो रही है, मतलब बहुत सुनसान नजारा है, रेलगाड़ी के पहियों की आवाज आ रही खट 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 इस प्रकार से। और अनपेक्षित मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी हो रहा है, कुछ संभावना है कोई घटना नहीं हो जाए, कोई रेल की घटना नहीं हो जाए, कोई अचेतन प्रतीक्षा है, ठीक है। मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई जरूरत नहीं है किसी चीज की लेकिन फिर भी प्रतीक्षा हो रही है ना। चिंता के गणित अंक आसमान स्लेटी पट्टे पर चमकती खिड़की से दिखते हैं, मतलब चिंता हो रही है कि किसी नहीं आने वाली चीज के लिए भी चिंता हो रही है। तो ऐसा लग रहा है कि टॉलस्टॉय दिख गए। अब ये टॉलस्टॉय का क्या है, टॉलस्टॉय यहाँ क्यों आए हैं, टॉलस्टॉय के बारे में क्या कवि कह रहे हैं, ये सब चीजें आपको जब इसकी आलोचना करेंगे या फिर इसके बारे में विचार प्रकट करेंगे तो बताएंगे। लेकिन इसमें कुछ जो चीजें आ रही है संदर्भ के हिसाब से वो थोड़ी थोड़ी मैं आपको बताता जा रहा हूं। लेकिन कविता कैसी लग रही है ये आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। कविता कैसी लग रही है कमेंट करके आप अवश्य बताएं। आपके साथ भी कोई ऐसी घटना घट रही है या फिर आप अपने मन में अंतर्द्वंद में फंसे हुए हैं, या कभी ऐसा आपको महसूस हो रहा है, अगर आपने जासूसी उपन्यास पढ़े होंगे तो ऐसा लग रहा होगा, या फिर आपने भूतिया कहानी पढ़ी होगी तो ऐसा लग रहा होगा कि इस प्रकार के दृश्य आते हैं भूतिया कहानियों में, है ना। लेकिन यहाँ ये हकीकत नहीं है, लेकिन बिंब है, बिंब का मतलब दृश्य खींच रहा है, कवि इस प्रकार के दृश्य हमारे सामने बना देता है, ऐसा लग रहा है हकीकत है मानो, है ना। बिल्कुल हकीकत सा लगता है लेकिन ये होता नहीं हकीकत, ये कवि के मन की भावनाएं कल्पनाएं हैं, कल्पित वातावरण इस प्रकार से रेडी करता है कवि हमारे समक्ष कि हमको ऐसा लग रहा है कवि के समक्ष ये नजारा प्रस्तुत हो रहा होगा, तो हम उसको देखते हैं और उसके हिसाब से अनुमान लगाते हैं। तो फिर उसके बाद में हम अनुमान लगाते हैं कवि के मन की भावना क्या थी, फिर हम अनुमान लगाते हैं कवि क्या कहना चाह रहे हैं। ये 3-4 चीजें हैं, ठीक है। तो आप इतना जल्दी की कोई जरूरत नहीं है, कविता को आराम से पढ़ेंगे, भावार्थ समेत पढ़ेंगे तो इसको समझ में आएगा। इसमें कुछ प्रश्न पूछा जाए तो आप कम से कम उत्तर तो दे सको, ठीक है। इसके बारे में किसी किसी ने क्या क्या कहा है वो हम आपको बताएंगे ये श्रृंखला समाप्त होने के बाद। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।